हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट स्टडी यूट्यूब चैनल यंग मॉन्क आईएएस पर। और यदि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर प्रकाशित होने वाला जो वीडियोज़ या कंटेंट है वह आपके आगामी भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। चलिए, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी जो मॉडर्न भारत है हम उसके इतिहास की टाइमलाइन के बारे में बातचीत करेंगे कि 1857 से लेकर 1991 के बीच में भारत में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई जिन्होंने कि इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखती हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय स्वतंत्रता का जो पहला युद्ध था 1857 में हुआ था। और इसी से जो भारत की स्वतंत्रता की जो एक आग थी, क्रांति थी, वो पूरे देश में फैली थी। जो 1857 का जो पहला वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था, इसके जो मेन हीरोज़ थे दोज वर मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर एंड रानी लक्ष्मीबाई और कई सारे अन्य लोग थे। यह वो पहला समय था जब भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों से स्वतंत्रता की मांग की गई थी। चलिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसके बाद कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी जो मॉडर्न इंडिया की टाइमलाइन में आवश्यक है, जिसे हमें पढ़ना या जिसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो दूसरी मुख्य चीज़ थी वो हुई थी 1885 में। जो क्या हुआ था, ये हुआ था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था वो जब बुरी तरह फेल हो गया, अंग्रेज़ों से हम अपनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाए, तब एक अंग्रेज रिटायर्ड सिविल सर्विसेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया, इस उद्देश्य से कि यह एक केंद्रीकृत संस्था होगी जो कि पूरे देश में स्वतंत्रता के आंदोलनों का नेतृत्व करेगी। तो इस तरह सबसे पहले हमने 1857 में जो पहला इंडिपेंडेंस का रिवोल्ट था वो हमने देखा, और उसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज रिटायर्ड सिविल सर्विसेज ऑफिसर A.O. ह्यूम, जिनका कि पूरा नाम रहेगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो तीसरी घटना हुई वो हुई थी द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, जिसके के मुख्य जो एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे वो तो आए थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसके अलावा ख्वाजा सैमुल्लाह, हकीम अजमल खान जी भी इसकी फॉर्मेशन में शामिल थे। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण नेता थे जो कि फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब अगर हम देखें कि द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश हुई थी 1906 में, इसकी जो स्थापना हुई थी वही थी ढाका में, जो कि आज प्रेजेंट के समय में बांग्लादेश का पार्ट है। इसकी स्थापना के समय क्या हुआ था कि ये जो सभी मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने उस समय के ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की, और उनका जो गोल था उस मुलाकात का वो ये था कि भारत में जो मुस्लिम्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं या उनके जो अपने धार्मिक मान्यताएं हैं उन सबको सिक्योर करने के लिए एक केंद्रीकृत ऐसी पार्टी, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उन सबका ख्याल रखे। और इस कारण 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने के पीछे अंग्रेजों का भी एक कारण था कि उनकी एक नीति थी कि फूट डालो और राज करो। और उन्हें पता था कि जब हम किसी देश में हिंदू और मुस्लिम्स के लिए दो अलग अलग व्यवस्थाएं कर देंगे तो इनमें आपसी जो सद्भावना है, प्रेम है, भाईचारा वह खत्म हो जाएगा और ये दोनों ही आपस में लड़ेंगे, जिससे हमें राज करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। इस कारण 1906 में अंग्रेज वाइसराय लॉर्ड मिंटो के सहयोग से मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य प्रमुख मुस्लिम नेताओं के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इन सारे प्रमुख कार्यों के बाद एंट्री होती है भारतीय की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें महात्मा गांधी की। यानी कि 1915 में महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस लौट के आए तो उन्होंने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ये असहयोग जो आंदोलन था उसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 सितंबर 1920 को की गई थी। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह ये था कि सभी भारतीय जो निवासी हैं यहाँ के, वो सभी लोग अंग्रेजी हुकूमत का यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सहयोग कर रहे हैं उसे करना बंद करें और उनसे अपनी स्वतंत्रता की मांग करें। दिस वाज द पॉलिटिकल मूवमेंट। अगर हम बेसिकली बात करें तो ये महात्मा गांधी के द्वारा एक राजनीतिक प्रयोग था, एक राजनीतिक आंदोलन था, जिसके कारण वह देश की मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स थी उसमें उन्होंने अपनी एंट्री की। तो ये असहयोग जो आंदोलन था वो 1 सितंबर 1920 को लॉन्च किया गया था। आई होप कि आपको हमारी ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी लोगों तक पहुँचा सकें। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आफ्टर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1930 गांधी जी स्टार्टेड अनदर मूवमेंट नोन एज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 में शुरू किया था। ये जो मूवमेंट था इसका जो मुख्य उद्देश्य यह था कि अपने देश के जो नागरिक हैं वह कुछ सर्टेन तरीक़ों में सर्टेन लॉज को, सर्टेन डिमांड्स को या ऑर्डर्स को और गवर्नमेंट के कुछ एक
सीधे जो आपको कमांड दिए जा रहे हैं उन्हें एक पीसफुल तरीके से, बड़े ही प्रेम से, अहिंसा के साथ हम उन्हें उनका पालन करने की मना कर सकें। गांधी जी का यह जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, यह इतना प्रसिद्ध हुआ कि विश्व भर में कई सारी जगह, कई सारे आंदोलनों में और आज भी यह मूवमेंट उपयोग किया जाता है। इसका एक सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर था दैट वाज द नॉन वायलेंस, कि यह जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था यह नॉन वायलेंस था। और इसका अगर हम आगे देखें तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बाई सम डेफिनेशंस सिविल डिसओबीडियंस हैज़ टू बी नॉन वायलेंट टू बी कॉल्ड सिविल। यानी कि हम इस मूवमेंट को सिविल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉन वायलेंस मूवमेंट था। सो दिस वाज द मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1930। सो आफ्टर दिस मूवमेंट गांधी इमेज वाज जस्ट एज अ popular leader of the world, and in 1942 he started another movement for the freedom of India that was known as Quit India Movement, जिसे कि हम आमतौर पर भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई अधिवेशन के दौरान शुरुआत इसकी की थी, और दैट वाज द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड इस टाइम पे इस आंदोलन के थ्रू, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के थ्रू, महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिशर्स से जो भारत में उनका साम्राज्य था, ये भारत में शासन कर रहे थे, उसको समाप्त करने के लिए ये आंदोलन शुरू किया। एंड ही डिमांडेड टू एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय दिस मूवमेंट। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आप लोग मुझे अपने जो एक्सपीरियंस है इस वीडियो के थ्रू आप जितना समझ पा रहे हैं या इसमें आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में इन चीज़ों को सुधार कर सकूँ। और यदि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, पसंद आ रही है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इसके अलावा एक और चीज़, यदि आप लोग महात्मा गांधी के द्वारा किए गए सारे मूवमेंट और उनके द्वारा जो भी चेंजेस सोसाइटी में किए गए थे उनके ऊपर एक अलग से वीडियो चाहते हैं, तो कृपया मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं उन सारे रिवोल्ट, सारे मूवमेंट्स पर एक नई वीडियो, एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना सकूँ। और यदि आप लोग महात्मा गांधी की बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ गो एंड वॉच द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी बाय क्लिकिंग ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1946 से 1950 के बीच का जो दौर था, दैट वाज द टाइम वॉज द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान है उसे बनाने का जो समय था वो था 1946 से लेकर 1950 के बीच तक का। और भारत के संविधान को पूर्ण रूप से बनकर तैयार होने में इसने 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, एवं इसे पूर्ण रूप से बनाने में टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था दैट वाज समथिंग 6.4 मिलियन रुपीज़ टू फिनिश इट इन एट दैट टाइम। उस समय यानी 1940 से 50 के बीच में 6.4 मिलियन रुपीज़ का खर्चा और 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था टोटल भारत के संविधान को बनाने में। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was adopted by Constitution Assembly on 26 November 1949 and it became effective on 26 January 1950। जो भारत की संविधान सभा है उसने 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया था भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को, और 26 जनवरी 1950 से यह पूरे देश के लिए इफेक्ट में ला दिया गया था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट replaced the Government of India Act 1935 as the country's fundamental governing document, and the Dominion of India became the Republic of India। ये जो भारत का संविधान था यह 1935 में उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिप्लेस करता था, और ये भारत को स्वयं में एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया का दर्जा देता था, जिसमें अपनी खुद की शासन होगा, खुद की सरकार होगी, और हम खुद लोग अपने भविष्य के बारे में सोच पाएंगे। सो दैट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के निर्माण के दौरान ही 1947 में भारत का विभाजन कर दिया गया, यानी कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन इन 1947। सो इट वाज द चेंज ऑफ पॉलिटिकल बॉर्डर्स एंड द डिवीजन ऑफ अदर एसेट्स दैट अकम्पेंड द डिसोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश राज इन साउथ एशिया। सो ये जो भारत का विभाजन था ये क्या था कि भारत के जो पॉलिटिकल बॉर्डर्स थे उनका विभाजन, उनका डिवीज़न कर दिया गया 2 अलग अलग स्टेट्स के रूप में, 2 अलग अलग देशों के रूप में। वन वाज नोन एज इंडिया एंड द अदर वाज नोन एज पाकिस्तान। दीज बोथ नेशंस वर इंडिपेंडेंट। ये जो दोनों ही नेशन यानी भारत और पाकिस्तान थे, 1947 के विभाजन के द्वारा इन्हें स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया। 1947 के विभाजन के बाद भारत को 1962 में इंडिया चाइना वार का सामना करना पड़ा। ये जो इंडिया चाइना वार था दैट वाज took place between India and China from October to November 1962. It was a military escalation of Sino-India border dispute. Fighting occurred along India's border with China. और इस जो अपना वार था इसमें हमें अपना जो अक्षय चीन का पार्ट था जहाँ के आज हम तिब्बत कहते हैं वो हमें गंवाना पड़ा था, और इसमें भारत की हार हुई थी। ये वह युद्ध है जिसके अभी आपने सुना होगा आजकल हाल ही में रिसेंट में चर्चा में है। अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों ही ये चीज़ कहते हैं कि लद्दाख रीजन का जो अक्षय चीन चाइना पार्ट है उसे हम वापस लेंगे। तो दैट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया विच वी हैव टू लॉस्ट इन दिस वॉर। सो आफ्टर दिस वॉर वी हैव टू फेस अनदर वॉर
known as Indian Pakistan War and which was fought between India and Pakistan in 1965. Let's have a brief knowledge about that वॉर टू। 1965 का इंडिया पाकिस्तान वार 2 फेजेस में लड़ा गया। इसका पहला फेज था 8 अप्रैल से लेकर 30 जून 1965 तक और दूसरा फेज था 5 अगस्त से लेकर 23 सितंबर 1965 तक। इस वार में दोनों ही देशों ने अपनी जीत को क्लेम्ड किया। इसमें पाकिस्तान कहता है कि उसने भारत के 104 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जबकि भारत कहता है कि उसने पाकिस्तान के 73 एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया था। ये जो वार था दैट वाज एंडेड इन अ सेटलमेंट। ये वार एक सेटलमेंट के रूप में इसका अंत हुआ था। इस वार में सीज फायर जो किया गया था वो किया गया था यूएनएससी रिजोल्यूशन 211 के थ्रू। इस वार के बाद में कोई भी परमानेंट टेरिटरी चेंजेस नहीं हुई थी, जिसको कि आप देख सकते हैं ताशकंद डिक्लेरेशन में। ताशकंद डिक्लेरेशन वह समझौता है जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किया गया था और इसी समझौते के अगले दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जी की एक कंट्रोवर्शियल रूप से डेथ हो गई थी। ये आज तक भी एक विषय बना हुआ है कि उस समय ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हुई, ऐसी कौन सी घटना हुई कि इस समझौते के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। आज भी सरकार इसकी जांच कर रही है, लेकिन सत्य सामने नहीं आ पाया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ताशकंद समझौते का सत्य भी सामने आएगा। After the Indo-Pak War of 1965, another key movement in the timeline of modern history is formation of Bangladesh, which was happened in 1971. 1971 में जो बांग्लादेश का गठन हुआ था पाकिस्तान से अलग होकर, वह हुआ था 26 मार्च 1971 को। दिस डे वॉज द ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश। सबसे पहली बार ओपनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ईस्ट पाकिस्तान का जो भाग था उसे बांग्लादेश के नाम से कहकर रेफर किया था। एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश वॉज शेख मुजीबुर रहमान एंड द वाइस प्रेसिडेंट हु टेक द ओथ ऑफ ऑफिस वॉज सैयद नाजरुल इस्लाम। और इसके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे तजुद्दीन अहमद। These were the leaders who fought with Pakistan for the independence of Bangladesh, and with the help of Indian Prime Minister Indira Gandhi on 26 March 1971, finally they won the war and the Bangladesh became an independent nation from Pakistan. After 20 years in 1991, India faced an economic crisis and it is the time to change its economic policies. That is why in 1991 a new economic policy was introduced to the Indian markets, and at that time the Prime Minister was Narasimha Rao and the Finance Minister was Dr. Manmohan Singh. So he introduced a new economic policy that focuses on building foreign exchange reserves, removing market restrictions and increasing the exchange of goods, services, capital, human resource and technology worldwide. 1991 की जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके लाने का मुख्य कारण ये था कि वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा भारत की इकोनॉमी को बचाने के लिए भारत पर यह दबाव बनाया गया कि उसे विश्व की सारी कंपनियों को लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू अपने देश में स्थान देना होगा। एंड दिस वाज द ओनली ऑप्शन टू द इंडिया टू सेव इज इकोनॉमी। इसी कारण 1991 में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को भारत में लागू किया। इस इकोनॉमिक बदलाव के बाद भारत में बहुत बड़े बदलाव आए। आज हम भारत की जो भी इकोनॉमी या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं ये सब इसी इकोनॉमिक पॉलिसी की देन है। सो दिस वॉज द टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1857 टू 1991। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड, share the video and like the video, subscribe the channel. Thank you very much.